हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके पहले की क्लास के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। यानी जैसा कि हम लोग धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण पढ़े थे, तो उसमें हम लोग धातु के अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया कराए थे। और इसी प्रकार से आज हम लोग धातु की अधातु से रिएक्शन कराएंगे और जानेंगे कि धातु के अधातु से रिएक्शन होने पर क्या होता है। तो आपको साधारण लैंग्वेज में याद रखना है कि जब भी कोई धातु किसी अधातु से रिएक्शन करेगी तो उनके बीच में आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। उनके बीच में आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि आयनिक यौगिक होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम लोग आयनिक यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आयनिक यौगिक आखिर होगा क्या। तो आयनिक यौगिक उस यौगिक को कहेंगे जिसके यौगिक में क्या हो, आयन्स हो, यानी आयन उपलब्ध हो। जैसे हम NaCl, जैसे कि हम लोग NaCl लिखते हैं तो इस NaCl में Na+ और Cl- आयन होते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक यौगिक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं Na क्या है, Na जो है धातु है और Cl क्या है, अधातु। इतना तुम जानते हैं। तो जब धातु और अधातु आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, NaCl बनाया। और इस NaCl में हम देख रहे हैं ये आयन के रूप में टूट सकता है। तो जो भी यौगिक आयन के रूप में होगा उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और धातु और अधातु के बीच में रिएक्शन होने पर आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब इस आयनिक यौगिक के बाद आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, तो ठीक है बताओ कि आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होगा। ठीक है। तो आयनिक यौगिक का निर्माण के बारे में बात किया जाए आयनिक यौगिक के निर्माण के बारे में अगर कहा जाए तो जब एक तत्व या दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और अष्टक पूरा करता है तो इसके द्वारा आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। मतलब जैसा कि हम जानते हैं सोडियम, ये Na, इसके परमाणु संख्या 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281। साथ में क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17, और इसे हम 287 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका अष्टक पूरा नहीं। अष्टक करने का मतलब कि जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन प्रदान करे और अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस के समान उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए तो उसे ही हम तत्वों का अष्टक पूरा करना या अष्टक नियम कहते हैं। मतलब जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम अपने बाहरी कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे तत्व को दे दे तो उसके बाहरी कक्षा में 28 इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होगी, बराबर। जैसा कि हम जानते हैं कि नियॉन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन खोकर अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस के बराबर बन जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। देखिए अब यहाँ पे है क्लोरीन, अगर सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन था वो इससे दे दिया तो ये क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। साथ था इसके पास, सोडियम ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये हम देखते हैं कि इसके आउटर सेल में दो आखिरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होती है। तो अगर आपसे कोई अष्टक नियम के बारे में पूछे तो आपको यही कहना है कि कोई भी पदार्थ अपने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या किसी अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करती है, जिससे कि वो अपने नज़दीकी उत्कृष्ट गैस के समान
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली हो जाती है। तत्वों के इस अष्टक पूरा करने की गुण को ही हम अष्टक गुण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि Na और Cl के बीच में रिएक्शन कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग पहले जिस रूप में था NaCl को उस प्रकार से लिखते थे। अब आप देखिए, इसी के साथ में आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाना सीख जाएंगे, अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन, तो सबसे पहले हम क्लोरीन लिख देंगे और इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा अभिक्रिया में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, अंदर की कक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसे 7 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके पास था? सोडियम के पास। ये सोडियम स्टार वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम को भी अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस के क्या है, बराबर होना, यानी इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए। तो ये क्या करेगा? किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसने देखा क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इस तरीके से क्लोरीन जो है वो क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिस कारण से ये जो है सोडियम Na+ बना लेता है और क्लोरीन Cl-। क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ये प्लस हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए ये क्या हो गया? माइनस। तो इस प्रकार से NaCl क्या होता है? कंबाइन हो जाता है और आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो उम्मीद है आप आयनिक यौगिक के बारे में समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक में बस कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। आयनिक यौगिक उस यौगिक को कहेंगे जिसमें आयंस का फॉर्म होता है, जिसमें आयन बनता है। आप देख रहे हैं Na और Cl आयन के रूप में बन रहा है। दूसरी बात है कि आयनिक यौगिक का निर्माण कब होगा? तो जब धातु और अधातु एक दूसरे से रिएक्शन करेगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। तो जब दो अधातु आपस में रिएक्शन करती है तो ऐसे स्थिति में आपको याद रखना है कि सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है, यानी आधातु प्लस आधातु, इनके बीच में क्या बनेगा? सहसंयोजक यौगिक। दो आधातु के बीच में सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक यौगिक के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो जब दो तत्व जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करें, अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करें, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक। अगर दो तत्व अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो उनके द्वारा बना यौगिक को हम सहसंयोजक यौगिक कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि सहसंयोजक यौगिक क्या होगा? तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं O2 का। ठीक है, O2 का निर्माण कैसे होगा? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के द्वारा O2 बनेगा। तो देखते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 6। क्या ये अपना अष्टक पूरा कर पाएगा? नहीं। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे और सीखेंगे इसका अष्टक किस प्रकार से पूरा होगा। तो इसके आउटर सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इसका 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिख दिया, देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट ऑक्सीजन एक और लाते हैं, इसके भी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे। अब अष्टक कैसे पूरा होगा? ये ऑक्सीजन इसको कहेगा कि तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तुम्हें अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इस सर्किल में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का पूरा, और इस ऑक्सीजन ने भी अपना 2
इलेक्ट्रॉन सामने वाले ऑक्सीजन को दे दिया। अब इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो और तो उनके बीच में जो बंधन बनेगा उस बंधन को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन, या और यौगिक को सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है धातु और धातु। जब 2 धातु आपस में रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? तो आप सीधा से याद रखिए, 2 धातु के बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी 2 धातु आपस में रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं धातु इलेक्ट्रॉन देती है और धातु को किसी दूसरा ऐसा तत्व की आवश्यकता है जो इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण कर सके। लेकिन जब कोई धातु है और वो किसी दूसरे धातु को इलेक्ट्रॉन कैसे दे पाएगा? क्योंकि दूसरे वाले को जरूरत ही नहीं है, इसलिए इनके बीच में विक्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज हम लोग आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ें और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को सीखें। साथ में सहसंयोजक यौगिक के बारे में सीखें कि सहसंयोजक यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को और समझते हैं ताकि आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आसानी से सीख जाए। नेक्स्ट है CH4, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। मीथेन भी क्या है? सहसंयोजक बंधन बनाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से मीथेन बनेगा। मीथेन का कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहला है कार्बन। कार्बन के परमाणु संख्या 6 और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। साथ में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 ही होती है। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा 4 हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं मैंने -4 लिखा है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन को लिख देंगे। ठीक है, और इस कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड दे देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा देते हैं। अब हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो ये इसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये स्टार वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब इस सभी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, तो कार्बन अपना 8 का स्टेप पूरा कर लेता है। साथ में कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है? डुप्लेट बनाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा। इसका भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा हो जाता है और इससे हम C बॉन्ड H के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इस प्रकार से हम आज के क्लास में हम लोग धातु, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। साथ में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाना सीखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। साथ में कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा, और अगर ये क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और सहसंयोजक यौगिक के प्रकार के बारे में जानेंगे।